नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स में आज हम बात करेंगे आरबीआई के बॉन्ड मार्केट के एक्टिविटी या इनएक्टिविटी की, जिसके कारण इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। कई दिनों बाद आज निफ्टी ने 200 पॉइंट इंट्राडे फॉल दिखाया, तो ये थोड़ी सी एक कहीं तो भी अच्छी बात है। जिनको शेयर्स खरीदने होंगे उनको कुछ थोड़ा सा मौका मिला होगा बाय करने के लिए। और निफ्टी अभी भी सस्ता नहीं है, सेंसेक्स निफ्टी अभी भी सस्ते है नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, कुछ कुछ ध्यान दीजिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाज़ार वैसे ही बहुत महंगा है। और बाज़ार महंगे रहने का कारण ये है कि लिक्विडिटी, पैसा बहुत ज़्यादा है, और कुछ कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये जो लिक्विडिटी है ये कहीं तो भी कम होगी, जागतिक स्तर पे भी और अपने देश के स्तर, आंतरिक स्तर पर भी। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपने किस चीज़ पे अपना ध्यान बना के रखना है। इक्विटी तो छोड़ दो, शेयर बाजार तो लास्ट में होगा, उस पर इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन उसको कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, अगर उस पर ध्यान दिया हमने तो हमें पहले पता चलेगा कि डीजे कब बंद होने वाला है। डीजे बंद हो जाएगा, फिर हम अंदर बैठे हैं पार्टी में, साफ सफाई कर रहे हैं दूसरों की, वैसा हमें नहीं करना है। तो एक तो है कि हेज रहो, वो तो एक बात है जिस पे रोज ही बात कर रहे हैं, पर ऑप्शन प्रीमियम भी जब आप दे रहे हो, खरीद रहे हो पुट ऑप्शन, तो ये थोड़ी ना है कि कितना भी पुट ऑप्शन का प्रीमियम चले जाए तो भी चलता है, वहाँ पे भी हमें जुडिशियस रहना है। तो जिस दिन बाजार ऊपर रहते हैं उस दिन पुट ऑप्शंस खरीदने हैं, लेकिन ध्यान इस पे, और पोर्टफोलियो तो ऊपर जाता ही है। कल का वीडियो देखिए, वोलेटिलिटी स्माइल और स्मर्क वाला। तो आज हम बात करेंगे कि आरबीआई ने क्या बोला था, जिसको इक्विटी मार्केट ने किस तरह से लिया, और जिस उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है। चल लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे आरबीआई के इस रिपोर्ट से। रॉयटर्स में आया, ये 15 जनवरी को रिपोर्ट आया है। बॉन्ड यील्ड्स राइज इन एब्सेंस ऑफ ओएमओ। एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है? आरबीआई खुद एक मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह मार्केट में आता है, और जैसे बाकी के पार्टिसिपेंट्स बाय सेल करते रहते हैं, वैसे आरबीआई भी खुद बाइंग सेलिंग करता है। किस चीज़ का? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। सेबी ऐसा कभी नहीं करता कि सेबी प्लेयर बन गया स्टॉक मार्केट में और सेबी भी बाइंग सेलिंग कर रहा है। तो ये अंतर है सेबी में और आरबीआई में, या आईआरडीए में और आरबीआई में। क्या कि आरबीआई के पास दो तीन अलग अलग काम है। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर भी है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाता है। तो कई बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। अब जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि आरबीआई को गवर्नमेंट के लिए पैसा उठाना है, बॉन्ड बेचना है मार्केट में, तो ये आरबीआई का काम है। और इसलिए ब्याज दर जो बाजार में रहेंगे वो किसी और ने तय करना चाहिए। नहीं तो आरबीआई तो यही कहेगा कि गवर्नमेंट को अगर पैसा उठाना है तो कम से कम भाव पे उठाना चाहिए, तो मैं ब्याज दर कम कर देता हूँ अपने लिए। ये पहले होता था इंडिया में, आई थिंक 92 93 या कुछ, तभी वेज एंड मीन्स एडवांस थे, वो सब छोड़ो, वो इतिहास हो गया। तो अभी भी बात यही कर रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे जो काम है आरबीआई के ऊपर, ये अलग पब्लिक डेट ऑफिस रहना, अलग रहना चाहिए वगैरह वगैरह। वो आपके पढ़ाई की बात है, आप पढ़िए, अच्छा विषय है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो ये अंतर है आरबीआई और बाकी रेगुलेटर्स में। लेकिन जब आप ये बात पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस एब्सेंस यानी क्या हुआ कि आरबीआई ने नहीं बताया ओएमओ के बारे में। अभी एक एक चीज़ पढ़ेंगे, और हर एक चीज़ को इक्विटी में, अपने शेयर बाजार से अपने को लिंक करना है, और अपना पोर्टफोलियो
आज जब हम बात कर रहे हैं तो तभी मार्केट ये नीचे आ गया था लगभग 13,800 नहीं सॉरी 14,400 14,360 या कुछ लो बनाया इंट्राडे निफ्टी ने, लेकिन अब फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो हमें हर एक चीज़ अपने पोर्टफोलियो से और अपने वेल्थ क्रिएशन से अपने को उसको लिंक करते करते आगे जाना है। क्या बोल रहा है वो, इंडियाज बेंचमार्क, बेंचमार्क यानी जैसे सेंसेक्स और निफ्टी होता है वैसे बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर, अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पे यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स होते हैं और इसमें ये जो सबसे ऊपर रहता है 2030, अभी 2030 क्यों, क्योंकि आज हम 2021 में अभी नया बेंचमार्क आ जाएगा। तो ये जो है ये 10 ईयर जीसेक माना जा रहा है। 10 ईयर जीसेक यानी 10 ईयर 10 साल बाद मैच्योर होने वाला, जीएस यानी गवर्नमेंट जीसेक, तो उसका आज यील्ड 5.8921 चल रहा है और उसका कूपन 5.85 है। अपनी बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो, क्योंकि ये सब क्या अभी मैंने जो बात किया वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट की तरफ ध्यान दीजिए। ये 17 वीडियोस की सीरीज़ है और इसमें और भी कुछ 1-2 वीडियोस और आने के हैं। तो बॉन्ड मार्केट और फिक्स्ड इनकम मैथमेटिक्स की सीरीज़ है जिसमें ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं डिटेल में कि क्या 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 रहता है। तो ये इसके ऊपर भी सविस्तर में बात करी है। आपको बॉन्ड मार्केट बोरिंग लग सकता है पर प्लीज़ बॉन्ड मार्केट के तरफ ध्यान दीजिए, बॉन्ड मार्केट को अनदेखा मत करिए। क्योंकि हाँ, एक और बात, अपना ये 100 साल वाला बजट है और अगर 100 साल वाला बजट बनने वाला है तो अपने कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में दोनों आ गए, बॉन्ड और इक्विटी, बाकी भी आ गए कमोडिटी, करेंसी, अपने सभी मार्केट्स को डेवलप होना पड़ेगा। और इसलिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी कुछ भी करना है तो वहाँ पे ध्यान दीजिए जो अभी तक खुला नहीं है, और वो है इंडिया का बॉन्ड मार्केट। तो इसलिए NCFM की फिम्डा की एग्ज़ाम दीजिए, NCFM की फिम्डा की एग्ज़ाम दीजिए। कठिन परीक्षा होती है लेकिन आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शैलेश सर से बात कर सकते हैं। शैलेश सर NISM के ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर है, तो इसके लिए वो आपको NISM के वो आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिर से वापस हम एक विषय में से ना कई कई विषय निकलते जाते हैं। ऐसा बहुत सोच के कुछ प्लान करके लेक्चर नहीं होता है। लेक्चर वैसा होता है कि जस्ट यार ये सूझा तो ये यहाँ पे अभी ये दिखा, तो आपको वो थोड़ा सा मेरा सहन करना पड़ेगा कि टेंजेंट चले जाते हैं। तो ये है आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क ये डेफिनेट, अरे आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो क्या आगे जाएंगे। तो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड का मतलब है जैसे इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी होते हैं वैसे बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर को बेंचमार्क यील्ड माना जाता है। चलो आगे चलो। बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड रोज टू 3 वीक हाई, फटाफट डेटा देख लो। ये है अपना इंडिया का 10 ईयर का यील्ड, ये राइट साइड में परसेंटेजेस हैं। अब ये जो लेवल है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे हाई पे, तो इसका हाई बना है 5.959। अब कब इतना लेवल बना था पीछे, तो यहाँ पे ये वाला दिन देख लो, तो 24 दिसंबर को। उसके बाद कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये आज का 15 दिन है। आप देख सकते हो ये डेली का चार्ट है अपना। तो 15 दिन है, तो 15 दिन है यानी कि एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं जिस दिन काम चलता है, तो इसलिए 15 दिन यानी 3 सप्ताह। तो यहाँ पे बोलता है कि टू अ 3 वीक हाई अहेड ऑफ डेट सेल एंड वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन लेटर इन द डे। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट ये हरदम ऊपर रहेगा एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट। ये है आपके पॉलिसी रेट्स। तो आपका रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट यानी वो रेट होता है कि जिसमें मैं अगर एक मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ तो मैं अपने बॉन्ड्स आरबीआई के, सॉरी, मैं मेरा पैसा आरबीआई में जमा कर रहा हूँ।
ध्यान दीजिए, रिवर्स आप शिवानी मैडम का वीडियो है बॉन्ड मार्केट के ऊपर, CRR रेपो रिवर्स रेपो के ऊपर, तो आप वो भी देखिए। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं अपने चैनल पे CRR, तो शिवानी मैडम का ये हिंदी में वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है। CRR रेपो रिवर्स रेपो SLR सारी चीज़ें मैडम ने बताई है। मेरा इंग्लिश में वीडियो है, तो आप लगे तो मैं लिंक भी डाल देता हूँ। पर यहाँ पे वो ये बता रहा है कि रिवर्स रेपो में RBI क्या कर रहा है कि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में है कि जिसके कारण ब्याज दरें दबे हुई हैं। तो RBI बोल रहा है कि ठीक है, अगर रिवर्स रेपो रेट किधर गया, अगर रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, इसका मतलब है आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, ध्यान दीजिए, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा RBI में जमा कर सकता है और उसको 3.35% मिलेंगे, एनुअल होता है ये। तो RBI बोलता है कि हम 3.35% से ऊपर, और रेपो रेट क्या है आपका 4% से नीचे, इसके बीच में एक वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट से हम आपसे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन जिसको बोलते हैं, कि जिसमें बैंक्स RBI में पैसा जमा करेगी, लेकिन RBI उसको 3.35% नहीं देगा। ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा तो दे नहीं सकता, क्योंकि 4 से तो RBI लोगों से ले रहा है, तो उससे ज़्यादा तो देने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन 3.35 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब ये क्यों RBI ऐसा कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्यों RBI ऐसा कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यदि आप इंडिया का 3 मंथ यानी कि शॉर्ट टर्म, ये 6 मंथ है, यदि आप शॉर्ट टर्म यील्ड देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3.45 आज है। वैसे ये उसके भी नीचे गया था, 3.2 3.23 वगैरह के आसपास। तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट्स जिसका ये फ्लोर रहना चाहिए, फ्लोर यानी कि RBI से सेफ कुछ नहीं है, और RBI अगर आपको 3.35 दे रहा है और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो RBI में जमा कर दो, सीधी सीधी बात है। लेकिन ऐसा देखा गया था कि 3.35% से कम इंडिया में ब्याज दरें गई थी शॉर्ट टर्म रेट्स। कब हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी तभी ये होगा। तो पूरे सिस्टम में बहुत सारी लिक्विडिटी, और अपना शेयर बाजार क्यों ऊपर जा रहा है, इतनी लिक्विडिटी आसानी से, इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है इसलिए। तो ये कहीं तो भी RBI जो चाहता है उससे अलग जा रहा है, और इससे इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। तो अब RBI की कोशिश तो ये रहेगी कि नहीं नहीं, ये इसको पहले 3.35 पे लेके आओ। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो सिस्टम में है, वो खींचने की कोशिश कर रहा है RBI। वो खींचने के लिए अट्रैक्ट कैसा करेगा, तो RBI बोल रहा है कि हम 3.35 से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देने को तैयार है। अब अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और मैं कहीं पे 3.32% पे लगा रहा हूँ, और मुझे RBI बोलता है कि नहीं मैं 3.36 या 3.37 पे देने को तैयार हूँ, तो मैं अपने आप सिस्टम में से पैसा निकाल के RBI में जमा करूँगा। और यही RBI को चाहिए कि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो सिस्टम में है वो सकआउट करे। स्ट्रॉ से आप जब पीते हो तो वो जो सकआउट करते हैं वो RBI कर रहा है कि सिस्टम में से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहा है। इसलिए RBI ने वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑप्शन RBI ने अनाउंस किया। ये हो गया एक पार्ट। फिर RBI ने फिर उसके डिटेल में दिया। अब एक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बाकी सब फटाफट आता है। RBI सेड कि वो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन करेगा फॉर 2 ट्रिलियन यानी लाख करोड़। तो इतने रुपयों के लिए RBI रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन करेगा। रोज का रिवर्स रेपो का फिगर कितना है RBI में जो जा रहा है, लगभग 6 लाख करोड़ का। लगभग 6 लाख करोड़ का वैसा ही लिक्विडिटी मार्केट में है जो कि रोज RBI में जमा ही कर रहा है। तो RBI बोल रहा है कि हम 2 लाख करोड़ का और ज़्यादा वेरिएबल रिवर्स रेपो करेंगे, तो जिसके कारण पैसा और ज़्यादा बाहर, ये सब RBI इसलिए कर रहा है कि पैसा, एक्स्ट्रा पैसा बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो इट हैज़ बी, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई या थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ पे आ गया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिस्टोर नॉर्मल लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस इन अ फेज्ड मैनर। इसका क्या मतलब है, आपको ये वाक्य का अर्थ नहीं समझेगा अगर आपको इसकी पार्श्वभूमि नहीं पता रहेगी। तो जब कोविड आया
तब आरबीआई ने एकदम से नल खोल दिया, लो पैसे लो पैसे लो, सीआरआर कम कर दिया, सब वो बजूका जो बोला था आरबीआई को, तो आरबीआई ने एकदम लिक्विडिटी से फ्लश कर दिया सिस्टम को, चिंता मत करो, पैसे है, हम पैसे देंगे, डिफ़ॉल्ट्स नहीं होंगे। तो अब वो सबसे कठिन वाला समय पीछे चले गया है, अब शांत हो गए, टेंशन्स भी चले गए, डॉलर लिक्विडिटी भी है। तो अब आरबीआई बोल रहा है कि ठीक है, अब ये जो पैसे जो हमने एक्स्ट्रा पैसा डाला, वो तब डाला जब लिक्विडिटी थी नहीं मार्केट में, पैनिक था। अब जब सब शांत हो गया तो हमें वो एक्स्ट्रा पैसा निकालना भी पड़ेगा। तो ये है कि आरबीआई ने ये तय किया है कि नॉर्मल लिक्विडिटी फेस्ड मैनर, एक साथ नहीं करेंगे, हम भी धीरे 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 करेंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है कि जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा जो सिस्टम में था और वहाँ से जो शेयर बाजार में पैसा गया था, वो धीरे 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 बाहर आएगा। यानी कि जो लिक्विडिटी मिल रही थी शेयर बाजार को, ध्यान दीजिए, जो लिक्विडिटी मिल रही थी शेयर बाजार को, वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है। Markets read this as an indication that RBI was looking to roll back the massive cash surplus in the banking system. Massive cash surplus, रोज का 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रोज का। तो ये कैश सरप्लस जो मैसिव है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कैश सरप्लस है, वो आरबीआई रोल बैक करने की कोशिश कर, लेकिन डिस्पाइट इट्स रीआइटरेशन दैट इट विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल लिक्विडिटी। तो ये परस्पर विरोधी बातें हो गई। एक तरफ आरबीआई बोल रहा है कि नहीं नहीं डरो मत, हम एम्पल लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी की चिंता मत करो, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई बोल रहा है कि नहीं नहीं जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हमने डाली है वो हम खींचेंगे भी। तो कुछ लोग इसको इस तरह से रीड कर रहे हैं कि आरबीआई क्या बोलना चाह रहा है, इसके ऊपर से मार्केट कर, भैया सोच लो, तुम पैसा देने वाले हो कि पैसा निकालने वाले हो। तो और ये कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन मार्केट को पसंद नहीं है, किसी भी मार्केट को। सीधा सीधा बोलो यार, हाँ बोलो ना बोलो, ख़त्म करो। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि जो अपना बेंचमार्क 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है, किधर गया, इंडिया 10 ईयर जीसेक यील्ड, तो अगर आप ये डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 10 दिनों में अपना 10 ईयर का जीसेक यील्ड ये 5.8% से लगभग बढ़ते बढ़ते अभी ये 6% के पास जा रहा है। यहाँ पे इसका लेवल क्या था, 5.9 या समथिंग, यहाँ पे इसका लेवल क्या है, 5.959, फोर्थ डेसिमल तक जाता है ये 5.8। आप बोलोगे इतने से इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बोरोइंग कितनी होती है पता है ना, कल बजट का हमने देखा था, आरबीआई गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी की थी, देखो ना 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट की बोरोइंग, इस बार 3 लाख करोड़ इनकम कम आया, 3 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इसलिए ओवरऑल बोरोइंग जो है आपकी वो 14 लाख करोड़ के आसपास हो गई। ये सब हमने बजट के, और अभी जैसे जैसे बजट के दिन आएंगे वैसे वैसे ये आंकड़ों से आप थोड़ा सा साझा हो लीजिए। तो आप देखिए 5.898%, और किधर गया, ये क्या था, 5.858, सॉरी 5.858%, और यहाँ पे हम है 5.959%। तो आप बोलोगे इतने से इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बेस देखिए 14 लाख करोड़ का बेस है, और इतना बड़े बेस पे आप सोचिए इतना सा भी इंटरेस्ट इधर उधर हो गया तो कितना फ़र्क पड़ता है, उससे इन्फ्लेशन, उससे इंटरेस्ट कॉस्ट कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए उसको उस बैकग्राउंड से, उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और ये सब देखो, ये सब चीज़ें समझने में ही अपने आप में बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप हर एक चीज़ को शेयर बाज़ार से नहीं जोड़ सकते रोज़ रोज़, पर मेरा काम ये बन जाता है कि मुझे जोड़ना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं हाँ ठीक है, ये सब पढ़ के क्या मतलब है, मुझे बताओ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब जब ऐसे लोगों के प्रश्न आ जाते हैं तो मुझे पता नहीं क्या बोलना, टिप दो करके, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो भी ये सब है इसको कैसे तो भी करके शेयर बाज़ार से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत कठिन भी है और एट टाइम्स इट इज़ फनी ऑल्सो। जिनको थोड़ा बहुत समझता होगा वो बोलेगा ये क्या बकवास कर रहा है करके, पर ये मेरा लिमिटेशन है कि केवल आपको सिर्फ ये चीज़ बताई तो बहुत लोग ये बोलेंगे ठीक है ना, ये सब क्या पढ़ना है, इसमें क्या मतलब है,
पर इसका मतलब बनता है क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है। आप जो टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स जो देखते हो तो ये वो आंकड़े हैं कि जो लीडिंग इंडिकेटर है। चार्ट्स तो तब बनेंगे जब उसमें पैसा जाएगा, और पैसा निकल गया तो अपने आप रेड कैंडल बनेगी। तो ये लीडिंग इंडिकेटर के भी लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, इस तरह से आप सोचिए। तो चलिए और आगे जाइए। अभी ट्रेडर्स क्या बोल रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल ओएमओ अनाउंसमेंट फॉर द नेक्स्ट वीक, तो बाजार चाह रहा था कि एक ओपन मार्केट ऑपरेशन हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस दो तरह के क्या होते हैं, या तो आरबीआई बॉन्ड खरीदेगा या तो आरबीआई बॉन्ड बेचेगा, इससे ज़्यादा क्या रहेगा। तो नाउ यहाँ पे समझो एब्सेंस ऑफ स्पेशल ओएमओ अनाउंसमेंट आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव वीक्स ऑफ सच ऑप्शंस, यानी कि 3 सप्ताह, हर सप्ताह रेगुलरली हुआ ओएमओ ओएमओ ओएमओ, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में। तो बाजार अपेक्षा कर रहा था कि चौथे हफ्ते में भी होगा, लेकिन चौथे हफ्ते में हुआ ही नहीं। आप सोच रहे हो बाउंसर आएगा, बाउंसर आएगा, बाउंसर आएगा, आपको 3 बाउंसर आए, चौथा आपको सिंपल बॉल आ गया। तो एकदम से ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं एंड दे एक्सपेक्टेड यील्ड्स टू राइज फर्दर इफ देयर इज नो अनाउंस। अभी ये सिर्फ इतना पैराग्राफ समझने को या समझाने को मुझे आपको 10-15 मिनट लगने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यील्ड्स राइज, यील्ड्स राइज का क्या मतलब है कि ये जो यहाँ पे हमने अभी एक्स्ट्रा सही वाला ही डेटा ले लेते हैं ना, 5.85 का 5.95 हो गया, यानी कि यील्ड बढ़ गए, परसेंटेज में होते हैं ये यील्ड, ये बढ़ गए। अब यील्ड बढ़ गए, इसको एकदम सामान्य भाषा में देखिए कि 100 रुपये पे आपको 7% मिलने वाले थे, अभी भी आपको यानी कि 7 रुपये हो गए, तो अभी भी आपको 7 ही रुपये मिलेंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड पेपर था इसका भाव अगर 105 रुपया हो गया, तो अब परसेंटेज वाइज ये कम हो गया अभी यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड, हाँ ठीक है, बॉन्ड का अगर बॉन्ड का भाव ऊपर चले गया तो यील्ड कम हो जाएंगे। एक मिनट, इसका डेसिमल बढ़ा देंगे। इतना पार्ट समझ लीजिए, पहले इतना पार्ट 1, मैंने एक बॉन्ड पेपर इशू किया, आपने वो खरीदा 100 रुपये पे, मैं आपको 7 रुपया देने वाला हूँ। अब अगर उस बॉन्ड की कीमत बाज़ार में 105 रुपये हो गई और किसी और ने वो बॉन्ड आपसे 105 रुपये पे खरीदा, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का, आप तो निकल गए बाज़ार से, आप तो खुश है, 100 में खरीदा, 105 में बेचा। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसको मैं तो 7 ही रुपया देने वाला हूँ, मैंने तो 7% फेस वैल्यू पे प्रॉमिस किया था। तो उसको जब मैं 7 रुपये दूंगा, वो कैलकुलेट क्या करेगा कि मैंने 105 पे खरीदा और मुझे 7 रुपये मिले, यानी कि मेरा यील्ड 6.67% हुआ, ना कि 7%। यानी कि इसका क्या मतलब है, यील्ड नीचे गए तो बॉन्ड प्राइजेस ऊपर गए, या उल्टा बॉन्ड प्राइजेस ऊपर गए इसलिए यील्ड नीचे आ गए। अभी इसी कहानी का पार्ट 2 समझेंगे। ऑल्सो डेंटेड द डिमांड फॉर बॉन्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि ऑक्शन की अनाउंसमेंट ना होने के कारण बॉन्ड्स की डिमांड डेंट यानी कमी आ गई। यानी कि ये जो बॉन्ड जिसका भाव 105 रुपया हो गया था, अब डिमांड, भाव कब बढ़ेगा, जब डिमांड जाएगी, उसमें जब लोग पैसा डालेंगे तभी उसका भाव बढ़ेगा। तो अब अगर इसका भाव 105 का घट के 103 या 97 या कुछ भी हो, एनीथिंग लेस देन 105, तो हम 102 पकड़ लेंगे। वो क्या बोल रहा है कि ये बॉन्ड्स की अभी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई यानी भाव कम हो गया। आप बाजार में कुछ भी करो, मैं तो आपको 7 ही रुपया देने वाला हूँ, वो बात कहीं नहीं चेंज होती है। और इसलिए फिर अब यील्ड का क्या होगा, अब आप अगर यील्ड कैलकुलेट इस 6.6 से, अब ये कहानी खत्म हो गई। अब ये प्रेजेंट है और इसके बाद बॉन्ड के भाव नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिर गए, क्योंकि आरबीआई ने बोला हम नहीं खरीदेंगे। एक सप्ताह खरीदा, दूसरा सप्ताह खरीदा, तीसरा सप्ताह खरीदा, तो हम सोच रहे थे कि आप 14 सप्ताह भी खरीदोगे हमसे, और खरीदोगे यानी कि हमको पैसे दोगे। आरबीआई ने अभी क्या बोला, हम एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट का वो एक पार्ट था कि जहाँ पे आरबीआई
दूर के बॉन्ड्स खरीद रही थी और पास के बॉन्ड बेच रही थी, वो अभी बात नहीं करेंगे। पर अगर बॉन्ड की डिमांड डेंट हो गई, यानी कि अगर बॉन्ड, तो हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि आरबीआई फिर से खरीद लेगा हमसे। आरबीआई ने खरीदा ही नहीं, तो अरे तो एक बड़ा खरीदार जो बाजार में रहता है वो नहीं रहा, तो भाव तो कम होने वाले हैं। अब भाव कम होने वाले हैं, लेकिन इस पे मिलने वाला 7 ही रुपया है 100 रुपये पे। और इसलिए अब आप अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.86% हो गया, जो कि 6.67 से ज़्यादा है। यानी कि क्या हुआ, ट्रेडर सेड एब्सेंस ऑफ स्पेशल OMO अनाउंसमेंट फॉर द नेक्स्ट वीक आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव वीक्स ऑल्सो डेंटेड द डिमांड फॉर बॉन्ड्स, यानी कि भाव कम हो गए। एडिंग दैट दे एक्सपेक्टेड यील्ड्स टू राइज फर्दर, यानी कि ये 6.67 का 6. इफ देयर वॉज नो अनाउंसमेंट बाय द एंड ऑफ द डे, अगर एंड ऑफ द डे को आरबीआई, अगर दिन के अंत तक आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं हम इस बार भी ऑप्शन करेंगे, ये फट से 105 हो जाएगा, ये फट से 106 भी हो सकता है, क्या पता, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे होता है आरबीआई के अनाउंसमेंट से बॉन्ड मार्केट में और उसके बाद फिर इक्विटी मार्केट में, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अभी रिजल्ट ऑफ 220, तो बॉन्ड सेल, यानी कि ये तो कंटिन्यूस ऑक्शन आरबीआई करते रहता है। एंड वेरिएबल्स रिवर्स, देखो दो उल्टी चीज़ें हो रही है, हाँ, दो टोटली अपोजिट, टोटली गलत नहीं, सॉरी, अलग। रिजल्ट ऑफ 220 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड सेल, तो ये क्या है, आरबीआई बॉन्ड बेच रहा है। अब आरबीआई बॉन्ड क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम रहता है, वो उसको बेचते ही रहना पड़ता है, ये वो पार्ट है। वेरिएबल, आप देखो कितनी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो रही है। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, तो वो बॉन्ड सेल अलग है, जो गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बॉन्ड बेचता है, पैसा रेस करता है और गवर्नमेंट को देता है, वो एक पार्ट यहाँ पे वो लिखा है। दूसरा, रेफेक्स और सीसीएल खरीदा किसने, तो भी अपने इसमें से। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, यानी आरबीआई बैंकों से या सिस्टम, हाँ, बैंकों से एक्स्ट्रा पैसा अंदर ले रहा है कि सिस्टम में से लिक्विडिटी चली जानी चाहिए। और तीसरा होता है ये जो OMO, जो नहीं हुआ वो बोल रहे हैं OMO, यानी और 3, तो ये अलग अलग चीज़ें होते रहती है। आपको समझ में आना चाहिए कि इसका एक दूसरे से रिलेशन क्या है और ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे है। ये सही में थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव देगा, ना कि सिर्फ कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। आरबीआई हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिवर्टिंग यानी वापस टू प्री कोविड लिक्विडिटी ऑपरेशंस इन अ फेज्ड मैनर, यानी कि लिक्विडिटी आरबीआई धीरे धीरे कम करने लगा है। द रेट एट विच आरबीआई विल बी कंफर्टेबल रिवर्स रेपो रेट विल की सिग्नल एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, तो ये आपको समझना आवश्यक है। पहले तो ये पूरा समझना चाहिए जो भी हमने बात करें आपके इन्वेस्टमेंट में। आप फिर एक बार बात समझ में आ गई तो आप कहीं पे भी फिर इसको लगा सकते हो, ये आपके लिए, ये आपके पास हरदम के लिए हो गया। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आरबीआई एकदम करंट कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई कहीं तो भी लिक्विडिटी खींचने की बात कर रहा है, और अगर लिक्विडिटी खींची तो शेयर बाज़ार में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि शेयर बाज़ार जो ऊपर जा रहा है वो केवल लिक्विडिटी के कारण ऊपर जा रहा है। अगर लिक्विडिटी गई तो शेयर बाज़ार नीचे आ सकता है, ये एक पार्ट। वैसे ही शेयर बाज़ार बहुत ऊपर है अपना। अभी एक और दूसरा पार्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रुपी डॉलर की मूवमेंट क्या हो रही है। अभी अगर आप ये चार्ट देखेंगे, इसे डेली चार्ट अगर देख लिया तो आप देख सकते हो कि पिछले कुछ, ये तो ठीक है बहुत लंबा है, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लेवल थी मार्केट की 73। अगर आप आज का देखेंगे केवल 5 मिनट का, तो आप देख सकते हो दिन भर में मार्केट रुपी ये कई मिनटों तक 73 के लेवल पे था, यानी ऐसा लग रहा था कि रुपी और अप्रिशिएट होगा। 73.2 से 73 की तरफ आ रहा है, यानी कि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। ये कम होना यानी कि रुपी स्ट्रांग होना होता है। और जब तक ये था तब तक मार्केट भी ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन सडनली आप देखिए रुपी एकदम से गिर गया और 70 जो लगभग 73 या कहीं तो भी तो 72.99 भी टच किया था शायद आज या कल में, वो एकदम से 73.2 की तरफ रुपी गिर गया, यानी कि 20 पैसे से रुपी। अब आप बोलेंगे 20 पैसे के क्या फ़र्क पड़ता है,
वो पड़ता है। ये बहुत छोटे छोटे, इनफैक्ट ये कई बार वो तो 4 डेसिमल्स तक जाते हैं येन वगैरह में। तो एनीवे आप देख सकते हो कि जैसा रुपी डेप्रिशिएट हो गया, ये लाल वाली लाइन आप देख सकते हो निफ्टी की कैंडल से धाड़ 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 एक के बाद एक नीचे आ गई। अब अगर ये रुपी और अगर इधर जाता है 73.14161820 ऊपर की तरफ यानी रुपया कमज़ोर अगर होता है, तो इसका मतलब है कि जो गोरे लोग हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में जो पैसा डालते आ रहे हैं और उसके लिए रुपए की डिमांड थी, तो ये पहला इंडिकेशन हो जाता है। देखो अभी हमने जो आरबीआई की बात करी वो लोकल हो गई, आंतरिक बात हो गई, और ये बाह्य यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर की गोरे लोग जो आपके रुपए का डिमांड बढ़ेगा तभी तो उसका भाव बढ़ेगा। 73 का 72, 75 का 74, ये कब होगा? जब डिमांड रहेगी। अगर डिमांड कम हो गई, सेम वही बात जो अभी हमने यहाँ पे करे थे बॉन्ड्स के बारे में, जो इसने बोला कि भाव का सब चीज़ पैसे पे डिपेंड करती है। किसी चीज़ में पैसा गया तो भाव ऊपर, किसी चीज़ से पैसा बाहर, डिमांड बाहर, तो भाव नीचे। अगर आपके रुपए की डिमांड कम होती है, ध्यान दीजिए, अगर आपके रुपए की डिमांड कम होती है तो रुपया जो है वो कमज़ोर होने के चांसेस है। और इसको माना जाएगा कि गोरे लोग जो इतनी बड़ी मात्रा में बाइंग कर रहे थे, माना जाएगा क्या है, सही बात है, गोरे अपना रुपया खरीद कर करते क्या है, वो एफडी में थोड़ी ना डालते हैं, वो शेयर बाज़ार में डालते हैं। और इसके लिए जो ये पूरा बाज़ार जो इतना ऊपर गया है पिछले इतने दिनों में, ये पीछे लेके जाने का आप देखिए ना, यहाँ से ये रुपया कंटिन्यूस स्ट्रांग हुआ और कंटिन्यूस निफ्टी ऊपर 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 जा रहा है। तो ये रैली तो गोरों ने लाई हुई रैली है। और अगर गोरे ही रुपए की डिमांड कम कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि नया पैसा आने की संभावना थोड़ी कम है और फिर बाजार नीचे आ सकता है। तो ये दो इंडिकेशंस आपके पास हैं कि लिक्विडिटी बाजार से कम हो सकती है। और हम बात करते करते आज मार्केट थोड़ा सा नीचे भी चले गया था, पर वापस अभी रिकवर हो गया है, पर मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है। तो ये तीनों चीज़ें देख के और फिर उसके बाद रुपी डॉलर रेट और यील्ड्स वगैरह देख के भी आप, और पी रेशियो, तीनों चारों चीज़ें देख के आप कर सकते हो। तो ये एक पार्ट है। देखिए कैसे पलटा है, अगर आप ये चार्ट देखेंगे, और यही आपको थोड़ा सा और समझना है। अच्छा खासा बाजार ऊपर जा रहा था, सुबह सही था, सब फ्लैट था, थोड़ा सा सडनली नीचे गिर गया। ये मार्केट को सडनली नीचे गिरने को टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पे रुपी का रिलेशन दिख रहा है इसलिए, पर जो भी है, पर ये बात समझिए कि आप बड़े खुश हो कि पोर्टफोलियो अच्छे हैं, ऊपर जा रहा है, सब जा रहा है, फट से बदलने को टाइम नहीं लगता। और मैंने 2 दिन पहले बोला था आपको कि हम 2008 के आंकड़े देखेंगे, तो आज मैंने वो वाले आंकड़े निकाल के रखे, ध्यान दीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, उल्टा जब आप पढ़ाई करेंगे तो डर निकल जाता है। पहले फिगर देखिए और फिर टेबल में आपको और अच्छे से पता चलेगा। ये निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 2008 की बात है। ये निफ्टी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये जनवरी का महीना है 2008। आप देख सकते हो 8 जनवरी को निफ्टी 6300 पे था, 8 जनवरी को निफ्टी 6300 पे था, और यहाँ पे आते आते 21 जनवरी को निफ्टी 5200 पे था। आप देख लो 6300 से 5200 यानी 1000 पॉइंट का फॉल एक महीने के अंदर, 1000 पॉइंट का फॉल एक महीने के अंदर। अभी एक बात और आपको समझना आवश्यक है कि 6000 का 5000 अगर होता है तो दैट इज़ 1000 पॉइंट का फॉल, और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये लगभग 16% का फॉल हो जाएगा। आज आपका निफ्टी 14600 पे है, और उस पर मान के चलो 200-300 पॉइंट का फॉल भी अगर होता है तो ये इतना बड़ा फॉल नहीं रहेगा जितना ये रहेगा, क्योंकि 17% और 2%। क्योंकि 6000 पे 1000 पॉइंट और 14600 पे अगर इसको 1000 किया तो क्या होगा, तो भी ये कम ही रहेगा। सीधी सी बात है ना यार, 6000 के भाव पे 6000 पे 1000 पॉइंट और 14600 पे 1000 पॉइंट, तो
कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे 6,000 का 5,000 एक महीने में हो, लोगों को समझते, किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ। ये यहाँ से मार्केट की रैली चल रही है 2003 गया, 2004 गया, 2005 गया, 2006 गया, 2007 गया, 4-5 कंटिन्यूस साल तक निफ्टी वन साइड, सेंसेक्स वन साइड ऊपर 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 जा रहा था। और 4 साल की रैली एक महीने में और आने वाले फिर कुछ महीने में और ऐसी कट गई कि उसके बाद लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो हमें जब आज इतने एक के बाद एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आरबीआई ये कर सकता है, बॉन्ड रूपी डॉलर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यार ठीक है, एक बार नुकसान हो गया हम समझ सकते हैं। 2007 में मुझे नुकसान हुआ, ठीक है, 2021 में मैं फिर से वही गलती करूँगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये आप मत करिए। इसलिए अगर आप 2007 में नहीं थे तो, या अभी मार्च 2020 में जो हुआ, मार्च 2020 तो खैर बहुत फास्ट आया भी और गया भी, तो वो छोड़ दो। पर ये जो अपनी रैली चल रही है इक्विटी मार्केट के 2014, 15, 16, 17, 4, 5, 6 साल से ये रैली चल रही है, तो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया कि ठीक है मार्केट तो ऊपर ही जाएगा करके। 2020 में भी तो आ गया मार्केट, क्या हो गया, 6 महीने में फिर से ऊपर। तो वो सब इसके लिए हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी अवेलेबल है इतनी सारी, ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी। और ये अगर बदलते हुए दिख रही है तो आपने ध्यान देना चाहिए, आपने आपके पोर्टफोलियोज़ को हेज रखना चाहिए लॉन्ग पुट से। कौन सा पुट लॉन्ग करना है, कितने पुट लॉन्ग करने हैं, इसके ऊपर हम जितने वीडियोस बना सकते थे उतने बनाए हैं। आप पहले के बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ देखिए, अलग अलग वीडियोस हैं, हेडिंग्स में डाला है कि किस में हेजिंग के ऊपर बात करें। पर प्लीज़ हेजिंग करिए। और आपके जितने भी पहचान के लोग होंगे जिनका भी पोर्टफोलियो 10 लाख 11 लाख से ऊपर का होगा, ये 11 लाख हो गया क्या बराबर कि एक जीरो, जो भी है देख लो, तो जितने भी आपके पहचान के लोग होंगे कि जिनका 10 लाख 11 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है, उनको सबको बोलिए कि बॉस कम से कम बजट तक हेज करो अपने आप को। 4 फरवरी की एक्सपायरी जो है, 4 फरवरी की जो एक्सपायरी है उसके कुछ पुट ले लो। बाज़ार 14,600 पे है, आपको जो पुट लेना है ले लो। आप 15,000 का ले लो अगर आपके पास पैसे है। और अगर आप कल वोलेटिलिटी वाला जो वीडियो था उसमें वोलेटिलिटी स्क्यू स्माइल, उसमें ये सारी बातें बताई थी, इन द मनी एट द मनी। नहीं तो आप 13,000 का ले लो, कुछ तो भी लो, चाहे छोटा इंश्योरेंस लो चाहे बड़ा इंश्योरेंस लो, लेकिन इंश्योरेंस लो। हमें वो नहीं होना है फिर से जो यहाँ पे हुआ था 2007 में कि 1000 पॉइंट से एक महीने में चले और फिर लोग रो रहे हमारा पैसा गया, हमारा पैसा गया। नहीं, इन्वेस्टेड रहो। जितने ये गोरे लोग अपने पैसे डाले और हिंदुस्तान के शेयर बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो जितना पैसा कमा रहे उतना ही पैसा हमें भी कमाना है, क्योंकि ये बाजार अपना बाजार है। इसलिए इन्वेस्ट तो पूरा ही रहना है और क्वालिटी में रहो। इंडेक्स फंड करो, कुछ नहीं समझता है स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स करो, सेंसेक्स और निफ्टी के ETF करो, इंडेक्स फंड करो, डेली रोज का 200, 250, 300 जो भी छोटा छोटा अमाउंट है वो डालो और उसको लॉन्ग पुट से हेज करो। इसका सादी भाषा में मतलब ये होता है कि मैं काम के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और मैं अपने साथ रेनकोट भी लेके जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बारिश आई तो भी मेरा काम नहीं रुकेगा, मैं फिर भी काम को जाऊँगा। बारिश आई तो रेनकोट पहन लूँगा, बारिश नहीं आई तो रेनकोट मेरे पास पड़ा रहेगा। वो जितना मुझे जितनी तकलीफ होगी वो लेके जाने की उतना है। तो ये हेजिंग इज इंश्योरेंस। आप जो टर्म प्लान लेते हो, अगर मैं मर गया तो घर वालों को बहुत पैसे मिलेंगे, अगर मैं नहीं मरा तो प्रीमियम वेस्ट जाएगा, लेकिन जिंदा तो हूँ, घर वाले तो खुश रहेंगे कि हाँ है अपने साथ करके। तो ये समझ लाना बहुत आवश्यक है। रिस्क मैनेजमेंट केवल पैसा बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, वो सोच ही गलत होती है छोटे इन्वेस्टर्स की। आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि पैसा बढ़ाना है। आज की तारीख में आप हाथ रखो वो चीज़ ऊपर जा रही है, ये पागलपन से कम नहीं है अभी के शेयर बाजार में। तो इसके लिए हमें अपने आप को बचाना है। जब ये पागलपन खत्म होगा तब हमें भी वो सब पागलों की लिस्ट में हमारा भी नाम नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग जाओ, आपको नुकसान हो रहा है आप जाओ, हम तो भाई कवर्ड है। उल्टा आप सस्ते में अपने शेयर्स अच्छे बेच के जा रहे, क्या हम खरीद रहे सस्ते में। ये जब हम करेंगे, छोटा निवेशक करेगा हिंदुस्तान का। इसलिए आपका हर एक इन्वेस्टर जो आपके पहचान का होगा, जिसका 10-15 लाख का पोर्टफोलियो होगा, बोलना भाई
तो अपने आप को हेज कर, बजट तक हेज कर, उसके बाद नहीं करना है मत करो। मैं सबको रोज रोज नहीं बता सकता, मुझे बताना भी नहीं है, पर बजट एक बड़ा इवेंट है। हम 40 के पीई पे है, इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि पैसा जा सकता है। थोड़े निगेटिव बातें आ रही है रिजर्व बैंक के ग्लोबल इस पे, तो तैयार रहो, बस यही है। तो ये है। कल किसी ने पूछा था कि रोज बीएससी का डेटा देना पड़ेगा क्या। देखिए यार, बीएससी आईपीएफ को हमें रोज डेटा देना पड़ता है कि कितने लोगों ने ये देखा करके, वीडियो देखा, क्योंकि आईपीएफ है, सेबी प्रश्न पूछता है और आपको फ़ोन भी आ सकता है। इसलिए हम झूठा काम तो हमें करना नहीं है कि ज़बरदस्ती का डेटा डाल दिया। तो आप सबसे इतनी विनंती है कि कर दिया करो यार, 4 बार तो नाम लिख, 4-5 प्रश्न तो पूछता है बीएससी आईपीएफ। तो ये ऐसा है कि कॉलेज में अटेंडेंस लगाने वाली बात है, तो और हम प्रॉक्सी नहीं लगाने वाले, वो काम करना ही नहीं है। तो आपसे विनंती है कि रोज़ अगर संभव है तो करिए, और कुछ लोगों को बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो क्या होगा कि वही 4 लोग और समझदार बनते जाएंगे और वही 4 लोग पैसे बनाते जाएंगे, और बाकी सब लोगों को आईजीएल, आईआरसीटीसी, विप्रो देखो, इन्वेस्टर क्लब में कोई तो भी कुछ तो भी, बाजार गिर रहा है ना, बाजार गिर रहा है तब अपने इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, और यही होना चाहिए। गिरते बाजार से डरो मत, मनी भी इन्वेस्टर बनो, लॉन्ग पुट से अपने आप को हेज करो, डेटा लिखो अपना नाम और वो फॉर्म में, ये शैलेश सर का नंबर है। बॉन्ड मार्केट पे ध्यान दो, पढ़ाई करते रहो, इन्वेस्टेड रहो, हेज रहो, मनी बी के वीडियोस देखते रहो, और ऐसा ही हमें प्यार करते रहो। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, एंड आज फ्राइडे है नहीं क्या, तो फिर अभी सैटरडे संडे छुट्टी। थैंक यू वेरी मच।